नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कानपुर के बिकरू गांव मुठभेड़ के बाद यूपी में ऑपरेशन क्लीन का बड़ा असर देखने को मिला। विकास दुबे के साथ ही उसके कई साथी मुठभेड़ में मारे गए, कई गिरफ्तार हुए और पूरे प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कई अभियान शुरू हुए। लेकिन विकास दुबे के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान अभी रुका नहीं है। इस मामले में आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, विकास के फरार गैंग के खिलाफ पुलिस ने फिर से कोर्ट में अर्जी दी है। दूसरी खबर है, विकास के साथी जय वाजपेयी के खिलाफ अब सरकार ने दूसरी एजेंसियों से भी मदद मांगी है ताकि उसके आर्थिक साम्राज्य को खत्म किया जा सके। और तीसरी खबर, विकास दुबे के मुठभेड़ के लिए बने जांच आयोग में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकार कर दिया है। तो जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच के लिए आपको बता दें, यूपी सरकार की चिट्ठी, सरकार ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को यह चिट्ठी लिखी है। विकास के साथी जय वाजपेयी की अवैध संपत्तियों की जांच का अनुरोध किया गया है। इस चिट्ठी में पुलिस की जांच में अब तक जय वाजपेयी की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो अब जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को यह चिट्ठी लिखी गई है कि जय वाजपेयी की जो करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिल रही है, आखिरकार ये आर्थिक साम्राज्य उसने कैसे खड़ा किया, इसकी तह में जाना बहुत ही जरूरी है। और अवैध संपत्तियों की जांच का अनुरोध अब किया गया है प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग से। और इस वक्त हमारे साथ यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन जी, ये अब चिट्ठी लिख दी गई है जो विकास का साथी जय वाजपेयी, जिसके बारे में पता चल रहा है कि करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित की, अब इसकी तह में जाने की कोशिश हो रही है और अब प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग इस मामले में एक्टिव हो गया है। तो अब तो लग रहा है कि अब परत दर परत अब खुलेंगी इस पूरे केस की। खुलनी भी चाहिए, ये मुखौटा यही था इसका, यही अधिकारियों से मिलता था, यही सारे लेन देन करता था, पूरे आर्थिक पूरा इसका साम्राज्य को यही मैनेज करता था। और 4-5 हजार रुपए की कुछ साल पहले नौकरी करता था, 5-7 साल पहले, आज बताते हैं अरबों का मालिक है। कितनी नामी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज में हमेशा ईडी की मदद बड़ी सहायक होती है क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर्स हैं ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज को भी सीज करने की। तो हर तरफ से इस पे चोट होनी चाहिए। जितने इसके बचे हुए साथी हैं विकास दुबे के, उनके खिलाफ भी कुड़की की कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए अगर वो फरार हैं। और सही दिशा में पुलिस कार्य कर रही है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि पूरे आर्थिक साम्राज्य, पूरे इसके जो क्रिमिनल एम्पायर है, सब कड़ियों को तोड़ दिया जाना चाहिए। जी अरविंद जैन जी, और जय वाजपेयी के बारे में तो जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा जो आर्थिक लेन देन होता था, ये भी जानकारी मिली थी कि जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही थी दबिश देने के लिए, तो जय वाजपेयी लगातार फोन कॉल्स करता रहा, विकास दुबे से लगातार संपर्क में था और एक दिन पहले ही उसकी बातचीत हुई थी और काफी लाखों रुपए उसको पहुंचाता था वो। तो ये अगर यहाँ पर ये एजेंसीज अब पहुंचती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, तो विकास दुबे का भी जो साम्राज्य है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोनों का ये तो एक कॉमन फैक्टर है कि मिलजुल कर इन्होंने इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। बिल्कुल, पूरी परत दर परत खुलना चाहिए। और बताते हैं फॉरेन कंट्रीज में भी संपत्तियां हैं, बैंकॉक में हैं, दुबई में हैं, किन नामों से हैं, कहां से पैसा आया, ये सब चौथ वसूली होती थी। इंडस्ट्रियल एरियाज में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे पर मंथ वसूली होती थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है कि अगर कार्रवाई अगर इस पे कर लेते हैं तो इसमें जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी सब राहत की सांस महसूस करेंगे। जमीनों पे लोगों की जबरन कब्जा कर रखा था, सब ठेके इसी को मिलते थे, चाहे बेनामी नाम से हो चाहे स्वयं के नाम से हो। कोई ठेका और ले ही नहीं सकता था, जो लेने की कोशिश करता था उसकी हत्या करा देते थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक गिरोह तैयार हो गया था और इसका इस पे जितनी चोट पहुंचे उतना जरूरी है। जी बिल्कुल, और उसके जो बाकी साथी हैं उसको पकड़ने के लिए भी अब पुलिस की ओर से कवायद जो है वो और तेज कर दी गई है। जानकारी मिल रही है बिकरू गांव मुठभेड़ के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई तेज करते हुए इस मामले में फरार 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है।
आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए पुलिस की कोर्ट में अर्जी दी गई है। फरार आरोपियों में विकास दुबे का भाई दीपक दुबे भी शामिल है और सभी फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम है। अरविंद जैन जी, ये जो बाकी के फरार उसके साथी हैं, अब जो उसका भाई है दीपक दुबे वो अभी तक फरार है, उसका पकड़ा जाना भी बहुत ही जरूरी है। और ये जो अर्जी दाखिल की गई है गैर जमानती वारंट के लिए, ये कितनी अहम है? ये तो होना ही चाहिए। देखिए 82-83 की कार्रवाई होती है, इसमें इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करते हैं, फिर इनकी जितनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच कर ली जाती हैं कोर्ट से जब आदेश मिल जाता है 82 और 83 के तहत। तो वो उसके लिए मूव किया गया है। गैर जमानती वारंट पहले लेंगे, फिर उसका कुड़की वारंट लेंगे। ये सही प्रक्रिया है और जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, जिससे कि जो अपराधी गण हैं ये अपनी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द ना कर दें, इधर उधर सामान को ना हटा दें। सख्ती से कुड़की होती है तो उसका बड़ा प्रभाव अपराधियों के ऊपर पड़ता है। जी अरविंद जैन जी, लेकिन अब वक्त भी बहुत गुजर गया है, अब 25 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए और अभी तक हम विकास दुबे के जो बाकी साथी हैं, उसका भाई है वो अभी तक फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। अब क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस महकमे को और ज्यादा यहाँ पर तेजी दिखानी होगी? देखिए इतनी सख्त कार्रवाई कर दी, अमर दुबे मारा गया, विकास दुबे मारे गए, उसके कजिन वगैरह मारे गए और साथी मारे गए, तो अपराधियों में एक भय व्याप्त हो जाता है और सब भाग जाते हैं और डरते हैं कि पुलिस के कहीं हत्थे ना चढ़ जाएं। तो इस वजह से ये भागना स्वाभाविक है, पर पुलिस की अपनी प्रक्रिया है। ये इसमें जैसे ही गैर जमानती वारंट मिले उसको तामील करके कुड़की प्राप्त करें और पूरी कार्रवाई करें इसमें। और गैंगस्टर्स एक्ट के मुकदमों में इन सब के द्वारा जो सेक्शन 14 में जो प्राविधान है, जो अवैध रूप से क्राइम से अर्जित संपत्तियां हैं, उनकी भी जब्ती की कार्रवाई शुरू करें। ये अब पुलिस को कर लेना चाहिए। जी, एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई। विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के मामले में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। जांच आयोग के सदस्यों को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज हुई है। दरअसल याचिकाकर्ता ने जांच आयोग के 2 सदस्यों को बदलने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यों पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाना सही नहीं है। 3 सदस्यीय आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। ये विकास दुबे मुठभेड़ मामले की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था और फिर ये याचिका दाखिल की गई थी कि 2 सदस्य जो हैं वो बदल दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। महेश गुप्ता इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस याचिका में ये कहा गया था महेश कि 2 सदस्य जो हैं इस आयोग के वो बदल दिए जाने चाहिए और पूर्वाग्रह की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? देखिए, इसकी वजह ये थी कि जो इसके अंदर हाई कोर्ट यानी कि जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है राज्य की, उस हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो विवादित परिस्थितियों में रिटायर हुए थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे, उन पर काफ़ी उंगली खड़ी हुई थी। वो जब रिटायर हुए उसके बाद उनको इस आयोग में शामिल कर लिया गया था। तो आयोग जो राज्य ने बनाया था, यूपी सरकार ने आयोग पहले बनाया था, उसमें शामिल थे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बनाया है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया याचिकाकर्ताओं का कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि हैदराबाद एनकाउंटर में जांच आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वैसे बनाया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपी से ही संबंधित हैं जज BS चौहान, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, तो जस्टिस BS चौहान को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया और साथ ही पूर्व DGP KL गुप्ता को भी शामिल किया। तो याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो इसके अंदर यूपी सरकार ने जांच आयोग बनाया था उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लिए गए थे, वो विवादित नाम है, उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, जो रिटायर्ड DGP KL गुप्ता है, उन्होंने इसमें जांच आयोग में शामिल होने से पहले मीडिया में कोई बयान दिया था जिसमें एनकाउंटर को ठीक बताया था, यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी थी। उसके बाद जो है सरकार ने कि KL गुप्ता जो है फॉर्मर DGP, उनका नाम शामिल कर लिया। तो याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो फॉर्मर DGP KL गुप्ता मीडिया में पहले से ही कह रहे हैं कि पुलिस ने किया ठीक है, पुलिस के ऊपर ने कोई गलत काम नहीं किया, एनकाउंटर सही है। तो ऐसे में उनकी जो मानसिकता है वो एक तरफा है और बाद में जो सबूत है हो सकता है वो सामने ना आ पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेशक से चाहे यूपी सरकार ने पहले राज्य का आयोग बनाया था, उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रिटायर्ड DGP KL गुप्ता शामिल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं जांच आयोग को, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसके जांच आयोग के अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान है।
सब कुछ जो भी कुछ होगा उनकी अध्यक्षता में होगा, उनकी देखरेख में होगा, उनके सुपरविजन में होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो बाकी जांच आयोग के मेंबर्स हैं उन पर अभी उंगली करना ठीक नहीं होगा। जी अरविंद जैन जी, देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। जब इस तरह के जांच आयोग का गठन कर दिया जाता है तो फिर भी ये सवाल जरूर उठाए जाते हैं कुछ लोगों की ओर से, और वही अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है याचिका। बिल्कुल सही खारिज की है। ये डायलेटरी टैक्टिक्स है कि इसको खींचे किसी तरीके से। बिल्कुल सही कथन है आपके संवाददाता का कि जब एक चेयरमैन अपॉइंट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं का मेजर से रहेगा, रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान का। अब उसमें KL गुप्ता साहब अगर रिटायर्ड DGP हैं हमारे यूपी के, और शशिकांत अग्रवाल साहब हैं हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, ये कहना कि वो जांच को प्रभावित कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति ऐसे मामलों में जुडिशियल कमीशन में निष्पक्ष तरीके से जितनी एविडेंस उनके सामने आएगी उसको ही तो प्रस्तुत करेगा, और जो एविडेंस जो आएगी उसको अपना रखेंगे, कमीशन के द्वारा रखी जाएगी। ये बिल्कुल गलत है और एक लटकाने का एक तरीका था जो सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको खारिज कर दिया। जी आप रहिए अरविंद जैन जी हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। बिकरू गांव मुठभेड़ मामले में पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। संदिग्ध पाए गए 80 पुलिस वालों के खिलाफ SIT जांच शुरू की गई है। जय वाजपेयी का साथ देने वाले कई पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। मुठभेड़ के वक्त चौबेपुर थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मी पहले से निलंबित कर दिए गए हैं। चौबेपुर थाने के तत्कालीन SO और सब इंस्पेक्टर फिलहाल जेल में बंद हैं। अरविंद जैन जी, ये जो SO हैं और सब इंस्पेक्टर हैं वो जरूर जेल में बंद कर दिए गए, लेकिन ये 80 पुलिस वालों की बात हो रही है जो अभी भी रेडार पर हैं, उनके खिलाफ भी जांच पड़ताल की जा रही है। और जो पहले हम बात कर रहे थे जय वाजपेयी के, उसने ये इतनी अवैध संपत्तियां कैसे वहां पर जमा की, अब उसका कनेक्शन भी किन पुलिस वालों के साथ है, ये भी तो पता लगाना उतना ही जरूरी है। वो सब निकल आएगा। सब ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स जो होती हैं जिसको हम CDR कहते हैं, वो सब उन्होंने निकलवा लिया है और उसकी समीक्षा हो रही है। SIT जो एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है वो भी उसको देख रही है कि किस किस से इनके लिंक्स हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस विभाग को दायित्व दिया गया है अपराध नियंत्रण का और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का, उन्हीं की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। ये शर्मनाक पहलू है। और मेरा ये मानना है कि जो भी पुलिसकर्मी लिप्त हैं, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कांस्टेबल हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये देखिए जो मुठभेड़ हुई है इसमें इसको चढ़ाया गया, इसको विकास दुबे को, कि आज तुमको मारने आ रहे हैं, आज तुम निपट लो, और इसी वजह से ये सब हत्या करा दी इन पुलिस वालों की। इसमें तो बिल्कुल हत्या के केस इनके ऊपर चलने चाहिए, ऐसे जो दुष्ट पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कि अपने साथियों को की हत्याएं करवा दी। बिल्कुल, हमने पुलिस कर्मियों को खोया इस घटना के दौरान, और ऐसे जितने भी पुलिस महकमे में ऐसे लोग हैं जो कि अपराधियों से मिले हुए हैं, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और इसी खबर से जुड़े हुए जो और पहलू थे उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध का विकास हो रहा है, कब यह सिलसिला थमेगा, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। उन लोगों से हमारा कोई अब जान पहचान नहीं है, तो हम आगे क्या बताऊं। देखिए अभी एक अभियुक्त गिरफ्तार है जिसकी निशानदेही पे हम लोगों ने डेड बॉडी बरामद की है। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। तो उत्तर प्रदेश में अपराध की एक और बड़ी घटना सामने आई है। गोरखपुर में एक लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। इस लड़के के परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। तो एक गोरखपुर में एक बच्चे की बताई जा रही है किस तरह से अपहरण की गई और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये 14 साल का लड़का था। गोरखपुर से इसका अपहरण किया गया और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। अपहृत लड़के के परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। अब सवाल यह है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं। पहले गोंडा से ही ऐसी खबर मिली थी, वहां भी बच्चे का अपहरण हो गया था। उसके बाद
जो संजीत है, जो लखनऊ का जो पूरा किस्सा सामने आया, और अब ये गोरखपुर में एक लड़के की पहले अपहरण होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अपराध का ये सिलसिला आखिरकार उत्तर प्रदेश में थम क्यों नहीं रहा है? अपराध का विकास कब तक होता रहेगा उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर में 14 साल के लड़के की अपहरण के बाद ये हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या, गोरखपुर के पिपराइच में रहता था मृतक बलराम गुप्ता। बलराम के पिता पान की दुकान चलाते हैं। 26 जुलाई की दोपहर बलराम खेलने के लिए घर से निकला तो ये घटना 26 जुलाई की है। बलराम के पिता के पास 1 करोड़ रुपए की फिरौती का फोन आया। अपहृत लड़के के परिवार ने गोरखपुर पुलिस को सूचना दी कि इस तरह से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने बलराम की तलाश शुरू की। 27 जुलाई को बलराम का शव गोरखपुर के तिनकोनिया इलाके से मिला। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक अभियुक्त जो गिरफ्तार है, जिसकी निशानदेही पे हम लोगों ने डेड बॉडी बरामद की है। इसके अलावा जो है और कई लोग जो है सस्पेक्ट जो है हमारी हिरासत में हैं, और ये केस हम लोग जो है 2-4 घंटे के अंदर ही ओपन कर देंगे। जो गैंग नज़र आ रहा है नौसिखिया किस्म का है। अब आगे जो है हम छानबीन के बाद ही आपको जो है। सर, ये लोकल रहने वाले गोरखपुर के या बाहर से आए थे अपहरण करने के लिए? ऐसे गाँव के हैं? नहीं जो है ये लोकल ही है। ये जो है बाहर से कोई पेशेवर जो है गैंग नहीं है। और मृतक बच्चे के पिता ने कहा है कि उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। जो शासन हमको जिन लोगों का नाम बताया है उन लोगों को तो हम जान लीजिए जान ही नहीं रहे हैं। उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। आपसे फिरौती भी मांगी गई थी? हाँ, मांगी गई थी। क्या फोन आया था? कितने की? 1 करोड़। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि आखिरकार वहां पर एक के बाद एक इस तरह की अपहरण और हत्या की वारदातें क्यों सामने आ रही हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.